जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करेंगे कर्ज मुक्ति उपाय के विषय में। किस प्रकार से मित्रों अपने जन्म पत्रिका में बिगड़े हुए ग्रहों की कारक चीज़ों को लेकर के उन जगहों में गाड़ के आप किस प्रकार कर्ज मुक्त हो सकते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है मित्रों, यह यथार्थ सत्य है। ग्रहों के संतुलन से, ग्रहों की कारक चीज़ों को प्रवाहित करने से, ग्रहों की कारक चीज़ों को खोद कर गाड़ देने से अवश्य ही उन ग्रहों का दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही मित्रों कर्ज मुक्ति उपाय के विषय में। मित्रों, आधुनिक युग में ज्योतिष एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। बहुत सारे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित विद्वान लोग इसे पाखंड और अंधविश्वास की संज्ञा देकर इसकी अपमानजनक आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं। वे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को जनसाधारण में अंधविश्वास फैलाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाला बताते हैं, किंतु इस प्रयास में वे विस्मरण कर जाते हैं कि हमारे प्रत्येक ऋषियों ने इस संसार की नश्वरता का उपदेश दिया है और यह बताया है मित्रों कि इस क्षणभंगुर जीवन में धर्म और न्याय के साथ उपसर्जित किया हुआ धन ही भोग योग होता है। मित्रों, जो लोग जीवों को उपार्जन के लिए भी अधर्म, अनीति या प्रपंच का सहारा लेते हैं, वे इस लोक में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के पश्चात भी अधम स्थिति में पहुंच जाते हैं। भला ऐसे लोग अपने लाभ के लिए प्रपंच क्यों रचने लगे। आधुनिक युग में यदि इस नाम पर कुछ लोग प्रपंच रच रहे हैं तो यह उनका दोष है। इसके लिए शास्त्र को ही पाखंड कैसे कहा जा सकता है मित्रों। वस्तुतः आज एक परंपरा चल पड़ी है कि बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे आलोचक बन जाओ, इससे प्रसिद्धि मिलती है। और अनेक मूर्ख एवं अज्ञानी लोग विद्वान बनकर समाज को धोखा देने लगते हैं। इसका एक कारण और भी है मित्रों। आज के पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि विज्ञान केवल वही है जो पश्चिमी भौतिक विज्ञान के नाम पर आधुनिक युग में यंत्र आदि के निर्माणों में क्रियाशील है। जो इस विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है वह पाखंड है, झूठ है। उनकी कल्पना में भी नहीं आ रहा मित्रों विज्ञान का कोई अन्य रूप भी हो सकता है। भारतीय ज्योतिष तंत्र, आध्यात्म, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि में निहित विज्ञान को वे ही इसलिए पाखंड बताते हैं कि विडंबना ये है कि भी ये सब बिना समझने का प्रयत्न किए हुए करते हैं। मित्रों, भारतीय प्राचीन विद्याओं में जिस विज्ञान का समावेश है वह इस आधुनिक विज्ञान का परम पितामह है। इस विज्ञान के सिद्धांतों के प्रमाण यंत्र तंत्र प्रकृति में फैले हुए हैं, परंतु हमारा यह दुर्भाग्य कि हम अपने अमूल्य रत्नों से भरे इस खजाने से अनभिज्ञ हैं। मित्रों, प्राचीन विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि 9 प्रकार के तरंगों से उत्पन्न हुई है, जिनकी उत्पत्ति एक ऐसे अव्यक्त तत्व से हुई है जिसमें भौतिक गुण नहीं है, परंतु वह परम सूक्ष्ममय, तेजोमय, सर्वशक्तिमान एवं अत्यंत विलक्षण है। इसे वैदिक ऋषियों ने शून्य की संज्ञा दी है। इस शून्य का अर्थ भौतिक गुणों एवं अस्तित्व से शून्य है। इन्हीं तरंगों के आपसी संयोग से करोड़ों अरबों प्रकार के तरंगों की उत्पत्ति होती है मित्रों, और इसी से सृष्टि का विकास होता है। भारत की सभी प्राचीन विद्याएं इन तरंगों के विज्ञान पर ही आधारित हैं। यहाँ तक कि धर्म भी इसी पर आधारित है मित्रों। यह तरंगे सुपरसोनिक सूक्ष्म तरंगे हैं जिनकी अनुभूति प्रयोग में ही होती है। इसे साधारण ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता। आधुनिक विज्ञान के यंत्रों की पकड़ से भी अभी तक ये दूर हैं, पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब यह विज्ञान भी इन तरंगों की उपस्थिति को अनुभूत करेगा और तब सभी अज्ञानियों के अज्ञान का नाश हो जाएगा। मित्रों, प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में 9 मुख्य बिंदु हैं जहां से 9 प्रकार की उपयुक्त तरंगें निकलती हैं और इनसे ब्रह्मांड के अन्य बिंदुओं की उत्पत्ति होती है मित्रों, जिन्हें हम सितारों के रूप में जानते हैं। फिर इन प्रत्येक सितारों से 9 बिंदु बनते हैं और उन 9 बिंदुओं से फिर अनेक बिंदुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड उन्हीं 9 तरंगों को उत्सर्जित करने वाले बिंदुओं का जटिल मायाजाल है मित्रों। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी इकाई नहीं
जिनमें ये 9 मुख्य बिंदु ना हों। मित्रों, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किस प्रकार से ग्रहों की उन कारक चीज़ों को आप जल में प्रवाहित करने से या ज़मीन में खोद कर गाड़ देने से आप उनके महा दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और अपने जीवन को नरक बनने से बच सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आधुनिक युग में कार्यरत विद्वान ज्योतिष आचार्यों के विज्ञान में नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्होंने शास्त्रों को वहीं तक समझने का प्रयत्न किया है जहाँ तक फल गणना के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस शास्त्र के सिद्धांतों के महाविज्ञान को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है। मित्रों, आजकल ये समझा जा रहा है कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति सौर मंडल के ग्रहों के आधार पर हुई है, पर यह एक भारी भ्रम है। वस्तुतः सौर मंडल के ग्रहों का नामकरण ही इन 9 ग्रहों के वैज्ञानिक सिद्धांत पर किया गया है। मित्रों, इसी कारण ज्योतिष के बारे में भ्रम फैला हुआ है। आलोचक कहते हैं कि ना तो सूर्य ग्रह है ना चंद्रमा, फिर ज्योतिष में इनका उल्लेख क्यों है? राहु और केतु भी कोई ग्रह नहीं है, फिर इनका उल्लेख क्यों है? ज्योतिषाचार्यगण इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वस्तुतः ज्योतिष के 9 ग्रह, 9 योग के चक्र और 9 की संख्या की उत्पत्ति का आधार एक ही है। 9 देवियाँ, 9 निधियाँ, 9 रातों की नवरात्रि, 9 मुख्य देवता, 9वां आकाश, सत्य को आवारित करने वाले 9 पर्दों की उत्पत्ति एक ही सूत्र है। मित्रों, 0 से 9 तक की संख्या की उत्पत्ति भी इसी सूत्र से हुई है। इसी से अनंत की शाखाएं बनती हैं। इसी प्रकार 0 से 9 तक की तरंगों से इस ब्रह्मांड में अरबों अरब रूपों का अवतरण हो रहा है। हमारे ऋषियों ने सौर मंडल के ग्रहों की पहचान भी उनके तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर इसी प्रकार की है और उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। मित्रों, ये 9 ग्रह हमारे अंदर भी हैं और प्रवृत्ति के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों की शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति को बदलते रहते हैं, क्योंकि हम सौर मंडल में ही हैं और हमारी उत्पत्ति इसी के तरंगों के योगों से होती है। मित्रों, बहुत से लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब प्रत्येक इकाई में केवल 9 मुख्य बिंदु हैं तो सौर मंडल के 9 बिंदु कौन कौन से हैं? प्राचीन ज्योतिष में तो केवल 7 ही ग्रह माने जाते थे और जिनमें चंद्रमा एक उपग्रह है। मित्रों, यहाँ यह स्पष्ट समझना चाहिए कि प्राचीन ऋषिगण ब्रह्मांड और सौरमंडल की स्थिति, गति और उत्पत्ति को पृथ्वी की इकाइयों का अध्ययन करके और स्वयं अपने शरीर की ऊर्जा बिंदुओं का ध्यान योग में गतियाँ एवं क्रियाओं को अनुभूत करके जानते थे। वे समझ गए थे कि इकाई चाहे कोई भी हो, उसकी ऊर्जा संरचना एक ही होती है। मित्रों, यह ब्रह्मांड भी एक इकाई है और परमाणु भी। इसी प्रकार यह सौरमंडल एक इकाई है और हमारा शरीर भी। इन सब में ऊर्जा संरचना एक ही है। इसलिए कहा गया है यथा ब्रह्मांडा यथा पिंडा, अर्थात जो कुछ भी हम इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं वह सब कुछ इस पिंड रूपी मानव अंगों पर विराजमान है। 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ और नवग्रह 24 घंटे विराजमान हैं। वस्तुतः किसी इकाई के ऊर्जा चक्र के मुख्य ऊर्जा उत्सर्जन बिंदु कई होते हैं। इनमें से मुख्य 9 को लेकर अन्य को इनके ही संयोग से उत्पादित माना गया है। मित्रों, इसके बाद उप मुख्य बिंदु भी, फिर उनमें छोटे बिंदु तो करोड़ों अरबों में होते हैं। यह एक सर्किट का वितरण है मित्रों, जिसका विस्तार से वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। तो मित्रों, आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कर्ज मुक्ति उपाय के विषय में। किस प्रकार से आपको चुपचाप 4 इलायची लेकर के रात्रि 3:20 पे शमशान घाट में जा कर के आपको खोद कर गाड़ देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अवश्य ही इसका प्रभाव 21 दिन में आपके जीवन पे पड़ने लगेगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। धन की बारिश हो जाएगी। मित्रों, जय श्री गणेश की।